जय हिंद। देश के भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, आज आप लोगों को कराऊंगा सीडीपी प्रैक्टिस सेट, जिसमें लगभग 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं और ये सभी प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं। यदि आप सी टेट, यूपी टेट या सुपर टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें सीडीपी का रोल कितना बड़ा होता है, आप अगर शिक्षक की तैयारी कर रहे हो तो आपको खुद पता होगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 तक। दोस्तों, यहाँ तक मैंने पहले ही करवा दिए थे, इसके आगे के 30 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ। आप लोग अगर मेरी सीरीज़ के सभी वीडियो देखते हो तो सीडीपी से आने वाला क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप 30 में से 30 नंबर आसानी से प्राप्त कर लोगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से, जिसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है। तो कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है, तो उत्तर नंबर डी इसका राइट है कि राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए उपयुक्त बुद्धि क्या है, उपयुक्त मतलब उक्ति क्या है, बुद्धि है। दोस्तों, ये असत्य है। बाद बाकी देखो, बुद्धि की परिभाषा क्या होती, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये तो परिभाषा है। बुद्धि ज्ञान अर्जन की क्षमता है और जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि होती है। ये बुद्धि की परिभाषा है, लेकिन जो डी वाली है ये बुद्धि की परिभाषा नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, कथन किसका है। तो कथन दोस्तों ये किसका है, रेबर्न का है कि अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आप अपनी कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से किसका चुनाव करेंगे। तो किसका चुनाव करोगे इसके लिए, ऑप्शन नंबर ए राइट है कि बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे। ये होता है मतलब बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाने के लिए उचित उपाय। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफ़ी बात करता है, आप उसके विषय में पता करते हैं तथा पाते हैं कि वही छात्र अपने घर पर बहुत कम ही बात करता है, तो आप उस छात्र के विषय पर निम्न में से क्या विचार करेंगे। तो क्या आप उससे विचार करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट है कि उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में क्या है, मान्यता मिलती है। मतलब क्या है, वो फालतू की बातें नहीं करता है, अक्सर अपने समस्याओं की चर्चा करता है। यदि वो स्कूल में बातें करता है और घर में बातें बिल्कुल नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि बच्चा समझदार है और कुछ सीखना चाहता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अधिगम की दशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए राइट है कि जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं का योग बालक की बौद्धिक निष्पत्ति तथा सृजनशीलता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या होता है दोस्तों, जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं का योग बालक की बौद्धिक निष्पत्ति तथा सृजनशीलता पर गहरा प्रभाव डालते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है अगर आता है प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 156 कि आप अपनी कक्षा के एक पिछड़े छात्र में अधिगम की गति को तीव्र करना चाहते हैं, जिससे कि वह सामान्य छात्रों की श्रेणी में आ सके। इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों क्या है, उत्तर नंबर ए है इसका कि उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उसे सही दिशा में प्रेरित करेंगे। ये क्या है, किसी छात्र के अधिगम में तीव्रता लानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उसे सही दिशा में प्रेरित करेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी बालक में संवेग आवश्यक है, क्योंकि संवेग क्या होता है दोस्तों, इसके लिए आवश्यक है आप विकल्प नंबर सी कि बालक द्वारा किसी विशेष दिशा में कि क्या है कि बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर जो होता है उसके संवेग के लिए आवश्यक होता है। मतलब क्या उत्तर दे रहा है, आपने जो पूछा है उसके विषय में क्या मतलब प्रश्न पूछता है तो उसके विषय में वो क्या उत्तर देता है, ये उसका क्या होता है, संवेगों से संबंधित होता है। अगला है कि एक अध्यापक को अपने शैक्षिक क्रियाओं के अभियोजन के समय जातीय भेदभाव के संदर्भ में अपनी शिक्षण प्रक्रिया में क्या अपनाना चाहिए। तो अध्यापक को अपनी शैक्षिक प्रक्रियाओं के अभियोजन के समय जातीय भेदभाव के संदर्भ में अपनी शिक्षण प्रक्रिया में अपनाना चाहिए लचीलापन। मतलब जातीय भेदभाव के मामले में टीचर को क्या है, लचीलापन होना चाहिए, मतलब नम्र होना चाहिए।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 159 कि आपकी कक्षा में कुछ शारीरिक रूप से निःशक्त, कुछ मानसिक रूप से निःशक्त तथा बाकी बच्चे सामान्य हैं। आपके अनुसार उन्हें कक्षा में बैठने की निम्न कौन सी व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होगी, बताइए। तो क्या इसके लिए ऑप्शन नंबर ए है कि बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए। उनके लिए कोई विशेष जगह नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उनके अंदर हीन भावना पैदा हो जाएगी। इसलिए बच्चों को क्या है, कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 160 कि बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था। तो बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों के वितरण का ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है। तो दोस्तों क्या है इसके लिए, ऑप्शन नंबर बी है कि 56% से 74% तक लाने वालों को बहुत अच्छा या ग्रेड बी के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्न में से कौन सा कथन मतलब कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए शिक्षक को मूल्यांकन के समय। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट है कि शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित करें, उनके बीच तुलना करें। ये क्या है, शिक्षक को नहीं करना चाहिए, इसलिए क्या है यहाँ पर ये निगेटिव है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है कि आप अपनी कक्षा में शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी शैक्षिक विभिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। इसका कारण क्या हो सकता है। तो उत्तर है इसका सी विकल्प कि भिन्न भिन्न छात्रों में जो व्यक्तिगत गुण होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए कक्षा में क्या होता है, विभिन्नता दिखाई पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है कि आपकी कक्षा की एक बालिका मीरा विद्यालय में होने वाली प्रत्येक क्रिया के विषय में जानने के लिए सबसे अधिक उत्सुक रहती है। आपकी उसकी इस प्रक्रिया दे क्या होगी, आपकी उसकी इस प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया क्या होगी। तो क्या होगी, अगर वो क्या करता है कि प्रत्येक विषय में जानने के लिए सबसे अधिक उत्सुक होता है तो क्या होगी, मीरा एक सृजनशील बालिका होगी, तभी वो प्रत्येक विषय को अच्छे से जानने की कोशिश करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है, आप उसकी शिक्षा के प्रबंधन हेतु आवश्यक कदम उठाएंगे। तो क्या है, विकल्प नंबर ए राइट है कि उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर क्या है, नियंत्रण कराएंगे। जो अध्ययन कर रहा है उसकी गलत आदतों पर क्या है, नियंत्रण कराएंगे। यही विकल्प राइट हो जाएगा यदि बोलते समय हकलाता है तब। अगला है क्वेश्चन नंबर 166 यदि आप अपनी कक्षा के बच्चों में यह भावना जागृत करना चाहते हैं कि उन्हें विद्यालयीय उपलब्धियों में सफल होना चाहिए, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या अपनाएंगे। तो क्या अपनाएंगे, इसके लिए विकल्प नंबर डी राइट है कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता विकास करेंगे, बिल्कुल सही है। बच्चों का मार्गदर्शन उचित दिशा में करेंगे। ऑप्शन नंबर सी है कि अपने शिक्षण में उचित विधियों का प्रयोग करेंगे। क्या इसे सभी विकल्प सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी बालक की समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है। तो कौन सी है, जो परीक्षण विधि होती है दोस्तों, ये बालकों की समस्याओं के विषय में पता लगाने की सबसे कम मनोवैज्ञानिक विधि है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए। तो किसको महत्व दिया जाना चाहिए, जो क्लास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है दोस्तों, पाठ्यक्रम निर्माण में इसको महत्व देना चाहिए। जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है हर क्लास में देखने को मिलती है, कोई पढ़ने में होशियार है, कोई कमज़ोर है, जबकि सेम सबको पढ़ाया जाता है। अगला है कि अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम डैश डैश चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। तो कौन सी है, जो अधिगम होता है दोस्तों ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है वह होता है। क्या होता है दोस्तों,
वो होता है कि प्रत्यक्षात्मक चिंतन। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट हो जाएगा। बालक अपने चारों जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर करता है, चिंतन करता है, तो क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से देखता है, इसलिए क्या होगा, प्रत्यक्षात्मक चिंतन होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। अगला है कि आपकी कक्षा में बच्चों के सामाजिकरण में आपकी भूमिका है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए राइट है कि बच्चों का बौद्धिक विकास करने में क्या है, सहायता करता है, सामाजिकरण, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब है दोस्तों 172 हमारा कि बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया है। जीन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया है, तो साक्षात्कार विधि को अपनाया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा जीन पियाजे के अनुसार। अगला है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित होती हैं। तो दोस्तों मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कुछ भी हूँ, तो ये प्रबल भावनाएं जो होती हैं किशोरावस्था में होती हैं और ये किशोरावस्था की ओर इंगित करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे की आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत उसे सर्वप्रथम किस विषय की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो बच्चे को सबसे पहले क्या है, भाषा की शिक्षा दी जानी चाहिए सर्वप्रथम, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है कि अच्छे शिक्षक का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी राइट है कि जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना, ये होता है अच्छे शिक्षक के उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट है, मतलब शिक्षक में ये गुण होने चाहिए। अगला है कि बाल केंद्रीय शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए, आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होना चाहिए, बाद बाकी लचीला होना चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, वातावरण के अनुकूल होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। लेकिन आर्थिक मतलब शिक्षा में आर्थिक का कोई मतलब नहीं होता है। अगला है कि कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण है। तो नैतिक विकास का प्रथम चरण कौन सा है कोहल वर्ग के अनुसार, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता जो होती है नैतिक विकास का प्रथम चरण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी 10 को नेट और 100 को वाज पढ़ता है, वह ग्रस्त है। तो किससे ग्रस्त है दोस्तों, वो डिसलेक्सिया से ग्रस्त है, मतलब वो सही से पढ़ नहीं पाता है, तो क्या वो डिसलेक्सिया से ग्रस्त है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमज़ोर है परंतु वे भी पढ़ने में कमज़ोर हैं। वे आपसे निवेदन करते हैं कि वे श्याम पट पर नहीं देख पाते हैं, तो उन्हें आगे बैठने की अनुमति दी जाए। तो आप ऐसी परिस्थिति में क्या करोगे, तो क्या करना चाहिए आपको, तो उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठा देंगे जिससे श्याम पट पर लिखा देख सकें। मतलब तब अगर उनकी इच्छा है तब तो उनको आप आगे बिठा सकते हो, बाद बाकी भेदभाव नहीं करना है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरा लास्ट क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा की पाठ्यचर्या बदलती रहनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, इसलिए शिक्षा की पाठ्यचर्या निरंतर बदलनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे हों और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।